नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, लगातार पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा और आपका ये संबंध और प्रगाढ़ हो और मजबूत हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक करें। हमें यकीन है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की प्रमुख खबरों पर एक नज़र। विपक्ष का पीएमओ पर सीधा हमला, आर्थिक पैकेज को क्रूर मजाक बताया। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट घटाया, ईएमआई में अगस्त तक छूट दी। बस की सियासत में कूदी मायावती, कांग्रेस को लिया निशाने पर। मोदी पर भड़की ममता, नुकसान 1 लाख करोड़ का, मदद 1000 करोड़। नीतीश सरकार की सुस्ती से बिहार बनेगा कोरोना का नया एपी सेंटर। और अब खास खबरों पर नज़र डालने के बाद इन खास खबरों का विस्तार से विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लॉकडाउन से बाहर आने के लिए सरकार के पास कोई रणनीति नहीं होने का दावा करते हुए कहा कि संकट के इस समय भी सारी शक्तियां प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ तक सीमित हैं। 22 प्रमुख विपक्षी दलों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई बैठक में उन्होंने ये भी कहा कि इस सरकार में संघवाद की मूल भावना का उल्लंघन किया जा रहा है, उस पर हमला किया जा रहा है और विपक्ष की मांगों को अनसुना कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करने और फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 5 दिनों तक इसका ब्यौरा रखे जाने के बाद एक क्रूर मजाक बताया इस पूरी एक्सरसाइज को। तो ये एक सीधा हमला है। 22 विपक्षी दल एक साथ जुटे हैं और सीधे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पर उन्होंने अटैक किया है कि वो सारी शक्तियां एक जगह केंद्रित हो गई हैं। विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक सरकार का ढांचा इसमें नहीं दिख रहा है और सारे फैसले एक जगह से हो रहे हैं। विचार विमर्श के लिए बहुत गुंजाइश नहीं है। लोगों से मेल जोल और बातचीत करके रास्ता बनाने की प्रक्रिया नहीं हो रही है। बाकी जो मंत्री हैं वो साइडलाइन कर दिए गए हैं। तो इस पर एक सीधा अटैक किया, जो बार बार ये बात उठती रही है कि पीएमओ केवल अपने हिसाब से सारी चीज़ें चलाना चाहता है। संघवाद का मसला भी उसी से जुड़ा हुआ है कि जो राज्य सरकारें हैं उनसे भी सलाह मशवरा नहीं हो रहा है और उनसे ना बातचीत हो रही है, ना आगे की का जो रोड मैप है वो तय करने के मामले में उनसे कोई राय ली जा रही है, उनकी सुनी भी नहीं जा रही। ये उनकी शिकायत है। उन्होंने विपक्षी दलों ने पूरे आर्थिक पैकेज को पर भी अटैक किया है और उसे क्रूर मजाक बताया है। 20 लाख करोड़ के जो तथाकथित पैकेज है उसका बहुत पोस्टमार्टम हो चुका है और ये साफ जाहिर हो चुका है कि ये दरअसल कोई राहत पैकेज था ही नहीं और सरकार ने केवल एक हवा बांधने के लिए एक बड़ी रकम का ऐलान किया, लेकिन वो सारी रकम या तो पहले आधी खर्च हो चुकी और जो खर्च होनी है वो ऋण के रूप में आनी है। कोई खर्च नहीं होना है, राहत के नाम पर कुछ दिया जाना नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 22 विपक्षी दल एक साथ जुटे, उन्होंने इस मसले पर विचार किया और एक साझा बयान जारी किया जो कि सीधे सीधे केंद्र की तरफ अटैक माना जा सकता है। हाँ, इसमें 3 एक प्रमुख दल हैं जो शामिल नहीं हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी है और समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है। इनकी अपनी चिंताएं भी हैं और अपनी सीमाएं भी हैं। अरविंद केजरीवाल को तो न्योता ही नहीं दिया गया था क्योंकि जो दिल्ली में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं शायद वो कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा है। विपक्षी दलों को भी शायद उन पर बहुत भरोसा नहीं रह गया क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार के सामने पूरी तरह से समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया है। जहाँ तक एसपी बीएसपी का सवाल है तो प्रियंका गांधी जिस तरह से एक्टिव हुई हैं उत्तर प्रदेश में, उसके बाद इन दोनों पार्टियों को लग रहा है कि अब कांग्रेस ही उनकी के लिए चुनौती खड़ी कर रही है। तो वो कांग्रेस के नेतृत्व में इस तरह की मीटिंग्स में हिस्सा कैसे ले सकते हैं। इसीलिए मायावती ने तो सीधे सीधे कांग्रेस पर हमले करने भी शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक खबरें हैं कि मायावती शायद बीजेपी के साथ अलाइन भी कर जाएं, जो कि वो पहले भी कभी करती रही हैं।
समाजवादी पार्टी की भी समस्या यही है कि वो कांग्रेस के साथ जाने में, कांग्रेस के नेतृत्व में किसी मीटिंग में हिस्सा लेने में या कांग्रेस को बड़ी पार्टी के रूप में स्वीकार करने में उसको एक राजनीतिक नुकसान दिखता है, इसलिए वो इस बैठक में शामिल नहीं हुई। लेकिन 22 पार्टियां अगर शामिल हुई हैं तो ये एक बड़ी बात है, एक बड़ी शुरुआत है। अब देखना ये है कि ये जो बातचीत है, जो एक मोर्चेबंदी, गोलबंदी हो रही है विपक्षी दलों की, वो किस तरह से आगे बढ़ती है, नहीं बढ़ती है या केवल यहीं तक सीमित रह जाती है। तो इसके लिए अब सारा दारोमदार कांग्रेस पर है, कांग्रेस नेतृत्व पर है कि वो कैसे तमाम दलों को एकजुट करके एक साझे एजेंडे की तरफ लाता है। और दूसरी तरफ जो वाम दल हैं उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि वाम दल पहले भी इस तरह के प्रयोगों में शामिल रहे हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है केंद्र सरकार में और कांग्रेस के साथ भी वो काम करते रहे हैं। तो ये एक ऐसा मौका है जब एक नया रास्ता खुल रहा है विपक्षी एकता का, और जो बिखरा विपक्ष है जिसका फ़ायदा केंद्र सरकार लगातार उठा रही है, उसके एकजुट होने की एक राह खुलती हुई दिख रही है। तो मित्रों, अब रुख करते हैं अगली खबर का, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि इस वीडियो के साथ जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें जाइए, उसके नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए, इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारा आपका संबंध और प्रगाढ़ हो और मजबूत हो। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। और अब अगली खबर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने रेपो रेट में 40 बेसिस अंकों की कटौती का ऐलान किया है। इससे पहले रेपो रेट 4.4% था, जो अब 4% हो गया है। रेपो रेट का मतलब उस दर से है जिस पर RBI से व्यावसायिक बैंकों को छोटी अवधि का कर्ज मिलता है। इससे बैंकों के पास नकदी बढ़ेगी और ज़्यादा लोन दे सकेंगे, ये इसके बारे में योजना है। वहीं रिवर्स रेपो रेट में भी बदलाव किया गया है, इसमें भी 20 बेसिस अंकों की कटौती की गई है, जिससे वो घटकर 3.35 हो गया है। RBI गवर्नर ने कहा है कि हो सकता है कि साल 2020-21 में GDP का विकास निगेटिव रहे। RBI ने बैंकों का कर्ज चुका रहे लोगों को राहत देते हुए मियाद को अगस्त तक बढ़ाने की घोषणा भी की है, यानी EMI चुकाने में 3 और महीने की छूट दी गई है। अब देखिए कि ये रिजर्व बैंक ने जो अप्रत्याशित कदम लिया है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर रहा था। इस तरह का कोई कटौती रेपो रेट में तुरंत इतनी बड़ी कटौती करेगा बैंक, ये माना नहीं जा रहा था। तो लेकिन ये बड़ा कदम है और ये बताता है कि अर्थव्यवस्था का संकट कितना गहरा होता जा रहा है। जो माइक्रो इकोनॉमी है उसका संकट कितना गहरा होता जा रहा है, और ये भी बताता है कि सरकार के और रिजर्व बैंक के हाथ पांव फूल रहे हैं। अब वो सारा ध्यान किसी तरह से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लोन के लिए ज़्यादा पैसा हो बैंकों के पास, इसकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर हम कहेंगे कि ये भी उसी दिशा में उठाया गया गलत कदम है जिस पर सरकार अभी तक चलती रही है। लोन लेने वाले हैं नहीं, आप लोन देने पर आमादा हैं। आप कितनी भी उसमें रियायत कर दीजिए, इस समय मार्केट की जो कंडीशन है जिसमें डिमांड नहीं है, उसमें लोन लेने वाले भी लोग नहीं हैं। वो जानते हैं कि लोन लेने के अपने खतरे हैं, और फिर इस तरह से लोन बांटने का एक अपना भी खतरा है कि जो लोन ले जाएंगे वो लोन चुका पाएंगे कि भी नहीं। तो एक जो NPA का संकट हमारे बैंकों के साथ पिछले लगातार 15-20 सालों से बना हुआ है, लगातार बढ़ता जा रहा है, वो इस तरह के कदमों से और बढ़ जाएगा। जो डिफ़ॉल्टर हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, जो लोन दिए जाएंगे उनकी वापसी नहीं होगी। तो एक तरफ बैंकों के बीमार होने का खतरा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ये भी देखिए कि जो बैंक हैं वो अपना बड़ा धन RBI के पास पहले ही रख रहे हैं, क्योंकि लोन लेने वाले हैं नहीं। तो लोन लेने वाले हैं नहीं तो ये बैंक RBI से और पैसा क्यों उठाएंगे लोन देने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि संकट को तो समझ रहा है RBI, सरकार भी समझ रही कि संकट बहुत बड़ा हो गया है और ये हाथ से निकल रहा है, लेकिन कदम गलत दिशा में उठ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है, लेकिन शायद वजह यही है कि सारी शक्तियाँ PMO तक सीमित हैं, और PMO जो दूसरे लोग हैं उनसे सलाह मशवरा करने का आदी नहीं है। वो अपने आप को एक कोटरी में उसकी बन गई है और उसी के तहत वो कार्रवाई कर रहा है। वो गिने चुने सलाहकार हैं, उन्हीं से बात करके आगे बढ़ रहा है, जो कि अर्थव्यवस्था को और भी गहरे संकट की तरफ धकेल रहा है।
और आइए अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती भी खुलकर बीजेपी के समर्थन में उतर गई हैं। मायावती ने ट्वीट करके कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई है। मायावती ने राजस्थान पर घिनौनी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट किया, राजस्थान की कांग्रेसी सरकार द्वारा कोटा से करीब 12,000 युवा युवतियों को वापस उनके घर भेजने पर हुए खर्च के रूप में यूपी सरकार से 36.36 लाख रुपए और देने की जो मांग की गई है वह उसकी कंगाली और अमानवीयता को प्रदर्शित करता है। दो पड़ोसी राज्यों के बीच ऐसी घिनौनी राजनीति अति दुखद है। इतना ही नहीं, मायावती ने दूसरा ट्वीट करके कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी राजस्थान सरकार एक तरफ कोटा से यूपी के छात्रों को अपनी कुछ बसों से वापस भेजने के लिए मनमाना किराया वसूल कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों को यूपी में उनके घर भेजने के लिए बसों की बात करके जो राजनीतिक खेल कर रही है वो कितना उचित और कितना मानवीय है। अब आप देखिए कि ये जो बसें प्रियंका गांधी ने जो पेशकश की थी वो बसें राजस्थान सरकार की नहीं थी, वो सारी निजी बसें थीं। ये कई बार एक्सप्लेन कर किया जा चुका है, लेकिन मायावती को चूंकि कांग्रेस पर अटैक करना है इसलिए वो घुमा कर राजस्थान सरकार पर अटैक कर रही है। अब जो बसें गई थीं उनका बिल राजस्थान सरकार ने भेजा है यूपी सरकार को। चलिए ये मान लेते हैं कि ऐसा ना होता तो अच्छा होता, 36 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये एक तरफा जो मायावती अटैक कर रही हैं और दूसरे पक्ष को इग्नोर कर रही हैं, योगी की सरकार को इग्नोर कर रही हैं, बीजेपी पर अटैक नहीं कर रही, ये कुछ एक राजनीतिक संदेश इसमें छिपा हुआ है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रियंका गांधी सक्रिय हुई हैं और ख़ास तौर से जो बसों की राजनीति में उनकी भूमिका रही है, उन्होंने जिस तरह से योगी सरकार को पटखनी दी है, योगी सरकार के लिए एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसमें उनकी छवि दरक गई है, उनको खासा राजनीतिक नुकसान हुआ है। तो उन्हें लग रहा है कि कहीं उत्तर प्रदेश में अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस न खड़ी हो जाए और उनका जो अपना जनाधार लगातार घटता जा रहा है, गिरता जा रहा है, और एक जो माइनॉरिटी का वोट है वो भी उनकी तरफ शिफ्ट न कर जाए। तो ये खतरा मायावती देख रही हैं और मायावती, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अब फिर से एक बार बीजेपी के साथ अलाइन करने की भी सोच रहे हैं। बीजेपी और केंद्र सरकार का दबाव भी उन पर बहुत सारे, आप जानते हैं, सीबीआई और इन सब के दबाव, चाहे वो मायावती हों, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों या फिर ममता बनर्जी हों, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, बड़े नेताओं पर इस तरह के दबाव पड़ रहे हैं और मायावती बार बार इस तरह से अपने स्टैंड को बदलती भी रही हैं। तो ये एक बार फिर ये जाहिर कर रहा है कि वो किसी दबाव में है, ये रणनीति बना रही है बीजेपी के साथ जाने की, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए कांग्रेस पर अटैक कर रही हैं। जो भी है, लेकिन एक ये जो जिस तरह का माहौल है देश में और जिस तरह की राजनीति पनप रही है उसमें उनका ये स्टैंड बहुत ही नकारात्मक माना जाएगा कि वो ऐसी शक्तियों के साथ जुड़ने के बजाय जो कि केंद्र सरकार की जो निरंकुशता है उसको कम करने के लिए लड़ेंगी, उनसे जुड़ने के बजाय वो उसके साथ खड़ी हो रही हैं, उसका समर्थन कर रही हैं। बहुत दुखद है। वो उस मीटिंग में भी नहीं गई जो सोनिया गांधी ने बुलाई थी विपक्षी दलों की, 22 विपक्षी दलों की, और उसका भी कारण यही था। आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अम्पन तूफान से तबाह हुए पश्चिम बंगाल के कई जिलों का हवाई दौरा करने के बाद 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। लेकिन पीएम मोदी के इस ऐलान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिफर पड़ी हैं। उनका कहना है कि नुकसान 1 लाख करोड़ का हुआ है और पैकेज सिर्फ 1000 करोड़ का दिया जा रहा है। ममता ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने राहत पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी है कि ये पैसा कब मिलेगा और ये अग्रिम धनराशि है या आगे और भी मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि अम्पन तूफान के कारण 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा 56,000 करोड़ रुपए तो राज्य का ही केंद्र सरकार पर बकाया है। बुधवार को आए अम्पन तूफान में पश्चिम बंगाल में ज़बरदस्त तबाही मचाई थी, उसमें 72 लोग मारे भी गए थे। अब ये राहत पैकेज की अपनी एक राजनीति होती है कि जो राज्य की सरकारें हैं वो केंद्र से ज़्यादा पैसा मांगने की कोशिश करती हैं। केंद्र की सरकार हैं वो ये देखती हैं कि सरकार राज्यों में किसकी, अगर विपक्षी दलों की सरकार होती है तो वो कम से कम मदद देती है, कम से कम सहयोग देती है, राशि भी कम से कम देती है, और अगर अपनी पार्टी की सरकार हुई तब तो सारी मदद वहाँ पर उसकी बारिश कर दी जाती है। तो
और फिर पश्चिम बंगाल में चूंकि चुनाव है अगले साल, तो ये चुनाव से सारी चीज़ें जुड़ रही हैं, चाहे वो अम्फन तूफान हो, चाहे राहत राशि हो, चाहे कोरोना क्राइसिस हो, ये सारी चीज़ें पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी हुई हैं और उसी की राजनीति का हिस्सा है ममता बनर्जी का ऐलान, प्रधानमंत्री का दौरा पश्चिम बंगाल का। ये सारा कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। तो आप इसको दो नज़रिए से देखें कि पश्चिम बंगाल को जितनी मदद चाहिए क्या केंद्र सरकार दे रही है। 1000 करोड़ निश्चित रूप से बहुत कम राशि है, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या ममता बनर्जी सिर्फ इसीलिए तो अटैक नहीं कर रही हैं कि उन्हें केंद्र के खिलाफ एक माहौल बनाए रखना है, बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाए रखना है ताकि आने वाले चुनाव में उनको लाभ मिल सके। वैसे एक अच्छी बात ये हुई है कि जो विपक्षी दलों की मीटिंग हुई 22 दलों की, उसमें मांग की गई है केंद्र सरकार से कि पश्चिम बंगाल में जो साइक्लोन आया था उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के बाद कुछ और सुविधाएं, कुछ और मदद की हकदार हो जाती हैं राज्य सरकारें और वो राज्य, तो इसलिए ये मांग की गई और इसको इस तबाही को देखते हुए इसको स्वीकार कर लेने में हर्ज नहीं है। और आइए अब आज की सबसे अंतिम खबर का रुख करते हैं। कोरोना वायरस का अगला केंद्र बिहार हो सकता है। यहाँ बड़ी तादाद में नए मामले सामने आ रहे हैं। गुरुवार को पहली बार यहाँ 380 नए मामले मिले, जो अब तक मिले मामलों का लगभग 25% हैं। बिहार में 2000 के करीब मामले हो गए हैं, जिनमें से आधे मामले पिछले एक हफ्ते में मिले हैं। बता दें, इस महीने की शुरुआत में बिहार में 480 मामले थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में ढील दी गई और बड़ी संख्या में मजदूरों का आना शुरू हुआ, मामलों में एकदम से तेज़ी आ गई। अभी आ चुके कुल मामलों में आधे से ज़्यादा मामले प्रवासी मजदूरों के ज़रिए पहुँचे हैं। इसके अलावा यूपी में भी प्रवासी मजदूरों के लौटने से गांव और कस्बों में कोरोना पहुंच रहा है। मुंबई मिरर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 14, जौनपुर में 15, बरेली में 18, वाराणसी में 4 और सिद्धार्थनगर में कोरोना के 8 ताज़ा मामले इन प्रवासियों के हैं, जो मुंबई से ट्रकों, ट्रेनों और बसों से अपने इलाकों में पहुंचे हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक तो ये है कि ये मज़दूर हज़ारों की भीड़ से गुजर कर आते हैं, जिससे कोरोना फैलने का खतरा बढ़ गया है। तो पहले बिहार लेते हैं। बिहार की स्थिति इतनी ख़राब होनी है ये पहले से तय था, लेकिन ये ख़राब इसलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि बिहार सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, कोई तैयारी नहीं की, कोई चिंता नहीं दिखाई। नीतीश कुमार इस तरह से बिल्कुल इस भाव में थे कि कुछ नहीं होने वाला है, कोई कोरोना का संकट नहीं है। उन्होंने ना तो अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को चौकस किया, ना कोई तैयारी की। उनके माथे पर कोई शिकन ही नहीं दिख रही थी और अभी भी जिस तरह से वो चुपचाप हैं, ये बातें की जा रही हैं कि आखिरकार इस चुप्पी का राज क्या है। क्या उन्होंने इस संकट में हथियार डाल दिए हैं, या उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो अपनी पारी खेल चुके हैं और नवंबर में जब चुनाव होंगे तो जय हिंद करके कुछ और करने लगेंगे, या फिर उन्हें लग रहा है कि उनको कोई चुनौती नहीं है राज्य में, राष्ट्रीय जनता दल की हालत उतनी मजबूत नहीं है, तो उन्हें ये लग रहा है कि कोई चुनौती नहीं है तो परेशानी क्यों है, टेंशन क्यों ले आ जाए। तो इस वजह से राज्य में स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं और एक एपी सेंटर बनने जा रहा है बिहार। सबसे ज़्यादा मामले वहीं निकलेंगे क्योंकि बहुत सारे मजदूर जो रेड जोन से आए हैं, मुंबई और दिल्ली से ज़्यादा लोग आए हैं, ऐसे ही बड़े शहरों से आए हैं जहाँ कोरोना फैला हुआ है, तो सबसे ज़्यादा खतरा वहाँ है। और यही हाल उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार का काम करने का ढंग बहुत ही अटपटा है, बहुत उसमें गंभीरता नहीं दिख रही, बहुत तैयारी नहीं दिख रही है, और वो इस कोरोना संकट के बीच भी राजनीति करने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। सांप्रदायिक विभाजन कैसे हो, पोलराइजेशन कैसा हो, वो उस पर उनका ध्यान ज़्यादा है। तो इस वजह से इन दोनों राज्यों में, ये दो बड़े राज्य हैं हिंदुस्तान के, बहुत बड़ी आबादी यहाँ बसती है, और अगर ये इन्फेक्टेड हुए तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में क्या होने जा रहा है। ये बहुत भयावह स्थिति बनेगी और इस पर ख़ास तौर पर नज़र रखनी चाहिए विपक्षी दलों को भी। राज्य सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए और केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाना चाहिए कि वो तुरंत ठोस कदम उठाए। तो मित्रों, ये थी आज की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर है, जो एक विमान दुर्घटना हुई है पाकिस्तान में, जिनमें आशंका है कि सभी 96 लोग की मृत्यु हो सकती है। उसके बारे में आप विस्तार से हमारे जो दूसरी बुलेटिन है उसमें जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आज सुनिए
सच में आज की जो बड़ी खबरें थीं उनका विश्लेषण अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर हम हाजिर होंगे कल की बड़ी खबरों के विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।